मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आज कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी गलतियां आमतौर पे हमसे जाने या अनजाने में हो जाती हैं या तो हमें पता नहीं होता है, जिसके कारण से अच्छे मार्क्स मिलने के बावजूद भी कुछ नंबर आपके कट जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेंस में निगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केवल प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। देखो, ये दो कॉपी हैं। पहली कॉपी पे चलते हैं। ये मार्कशीट है किसी छात्र के, किसी बच्चे के। इस मार्कशीट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ये नंबर लिखे हुए हैं, एसए के नंबर हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, 4, फिर ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स था इनका। और यहाँ पर आप देखिए पेनल्टी मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। ये आप देखेंगे 5 नंबर ये इनको पेनल्टी लगी है इस पर, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी कॉपी पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक पेनल्टी मार्क्स आप देख रहे होंगे 20 मार्क्स का यहाँ पे, यानी ये मार्क्स ओवरऑल में से माइनस किए गए हैं। जितने बनने चाहिए थे इससे ज़्यादा भी पेनल्टी लग जाती है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये भी हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक ही ना की जाए। ये भी संभव है कि आपकी कॉपी भी ना चेक की जाए यदि आप कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसके कारण से आपकी कॉपी को लेकर के कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी की सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। उसको मूल्यांकन से भी बाहर किया जा सकता है। अब इसको लेकर क्या चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आप लोग को एक बात समझाया है कि जैसे आपकी भाषा है, आपने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो भाषा है, वर्णित भाषा है, उनमें से एक भाषा आपका जो प्रश्न पत्र होता है कंपलसरी पेपर का, उसमें तो आपको रखना ही रखना है। आप हिंदी भी रखेंगे या कोई भी भाषा, जो 22 भाषाओं में शेड्यूल्ड भाषाएं उनमें से कोई ना कोई रख सकते हैं। तो जो 8वीं अनुसूची की भाषा है उनमें से यदि आप भाषा को लेकर त्रुटि लिखते हैं, आप अपने आंसर राइटिंग भी जो करेंगे उसमें भी आपकी उत्तर लेखन की भी एक भाषा रहेगी। मीडियम क्रिएट करेंगे अपना, या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ भी। तो यदि आपने हिंदी मीडियम अपना रखा है और भाषा को लेकर किसी प्रकार की आपकी त्रुटि होती है तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाषा को लेकर त्रुटि नहीं करना है। आम तौर पे कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में जो कोई शब्द है वो बहुत जटिल होता है या नहीं समझ में आता, तो हम इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। पर इंग्लिश यूज करने के लिए आयोग ने कहा है कि आप उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। आपने हिंदी लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में आप इंग्लिश लिख दीजिए। ब्रैकेट के जो वर्ड होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए आपने लिख लिया। लेकिन अब आपने क्या किया, इस सुविधा को आपने लगातार प्रयोग किया, यानी इसका दुरुपयोग करने लग गए, बार बार आप यूज़ करने लग गए, तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने बहुत ज़्यादा इसका पालन नहीं किया कि भाई आप लगातार इंग्लिश को, हिंदी इंग्लिश मिक्स बहुत सारी कॉपी आप में से मिलती है ना, तो उनके साथ भी पेनल्टी मार्किंग होती है, पेनल्टी उनको लग जाती है। एक चीज़ और जो ध्यान देने की ज़रूरत है आप सभी को, वो ये है कि मैंने आपको बोला है कि शब्द सीमा, इसका बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं। 2 कारण होते हैं शब्द सीमा का पालन नहीं करने का। पहला कारण होता है कि हमें आता ही उतने ही शब्दों में, उससे ज़्यादा शब्दों में हमने तैयार भी नहीं किया होता है। तो यदि कम शब्दों में आता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, कम ही लिख के आओगे। लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। 200 शब्द में लिखना है तो आप उसको 250, 300 शब्द करने लग जाते हैं। ऐसे में भी निगेटिव मार्किंग होती है। या फिर 200 शब्द में लिखना है और आपने सोचा कि 100 शब्द में लिख के ख़त्म कर देते हैं, और ये मल्टीपल टाइम कई क्वेश्चन में आप कर रहे हैं, तो एग्जामिनर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। मैंने एक चीज़ और बताई है कि ग्रामेटिकल एरर या हिंदी में त्रुटि, वो तो आपके नंबर तो कम ही करेगा, लेकिन उससे भी आपका प्रभाव पड़ेगा कॉपी में, आपके मूल्यांकन में तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे भी गड़बड़ होगा। तो ये कुछ बारीकियां हैं। आपने एक माध्यम बनाया है, आप इतनी मेहनत करके समान अध्ययन के विषयों को पढ़ के जा रहे हो। यदि आपने 2-3 चीज़, एक तो आपको अपनी हिंदी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, दोनों स्तर पे आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। लिखना आपको बहुत शानदार आना चाहिए, शब्दों का चयन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रामर की त्रुटियां न्यूनतम होनी चाहिए, व्याकरण की त्रुटियां आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, और आप हिंदी को अच्छे से क्या कर सकें,
एक्सप्रेस कर सकें, बोल सकें। भाषा आपकी बहुत शानदार सधी हुई, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, है ना, कि आप अपने भाव, अपने विचार जो है आप, वैसे इंटरव्यू में आपके पास विकल्प भी होता है। इंग्लिश वाले कई बार, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप भी चाहें तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, बट ओवरऑल जो भी लैंग्वेज आप चुन रहे हैं उसमें आपका चाहिए कि आप भाषाई ज्ञान इस तरीके का रखें जिसमें त्रुटियाँ न्यूनतम। ये बहुत सामान्य सी बात है। इतना बड़ा एग्ज़ाम को लेकर के यदि आपके पास भाषा को लेकर सही समझ नहीं है तो निश्चित तौर पे फिर आपको बहुत कुछ सीखना बाकी बचा है। तो आंसर राइटिंग के सेशन में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग मेंस भी होती है, और उसको लेकर जीता जागता मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए। देखिए, ये आपका मार्कशीट, जब आप फाइनल मार्कशीट देखेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको कुछ न कुछ, ठीक है, मिलेंगे। ये वो बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये नॉट क्वालिफाई, ये भी स्टूडेंट था। और तो क्वालिफाई पर्सनालिटी टेस्ट के बाद की कॉपियां हैं। मार्क्स आप देखें, औसत ही मार्क्स हैं। रिटन में टोटल 744 मार्क्स मिले हैं इनको, और यहाँ 815, ये शायद क्वालिफाई है ये बच्चा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत फ़र्क पड़ता है। 20 नंबर ऐसे ही चले गए, है ना, 25-30 नंबर आपके ऐसे ही चले गए, वैसे भी 1-1 नंबर का खेल है, तो फिर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, जब तक आपका भाषाई ज्ञान नहीं है, आपकी तैयारी का स्तर कितना भी हो जाए, आपकी पूरी मेहनत धरी की धरी रह सकती है। मैं साफ बता रहा हूँ, इस बात को दिमाग में बैठा लो। हिंदी की व्याकरण की त्रुटियों पे काम कर लो। एक दिन में काम नहीं होता, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाता है, लेकिन उस पर प्रॉपर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरा, अपनी राइटिंग ऐसी बनाओ जो राइटिंग देखने में क्या लगे, सम्मानजनक लगे, कि हाँ भाई ठीक है, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। ये भी नहीं हो कि कटिंग पे कटिंग किए पड़े हो, वो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। एटलीस्ट आपके वो भी पेनल्टी, ज़्यादा कटिंग करने पे भी इसका पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, ठीक है। तो आप क्या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये भी है कि भाषागत शुद्धता आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ है, भाषागत शुद्धता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं। अन्यथा की स्थिति में यदि आपको लगता है कि मैं इसको सही करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं अपनी भाषागत शुद्धता नहीं कर पाऊँगा, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप छोड़ दो। नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं निकलेगा। आप इस एग्ज़ाम को देते रह जाओगे। आप प्री, मान लो निकल भी जाता है प्री-टी, क्योंकि लिखित नहीं है, तो मेंस आपका नहीं होगा, ठीक है। बहुत क्लियर है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इस, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक नीड है। यदि ये आपका हो पाता है, 2-4 महीने ट्राई कर लो। जिनको लग रहा है कि मेरी हिंदी में दिक्कत है, तो फिर हिंदी यदि नहीं सुधर रही है तो फिर आप कुछ और ट्राई करो। यहाँ पे टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा आपका, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यदि आप पहली नीड आपकी हिंदी ही अच्छी नहीं है, हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, हिंदी में गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, है ना, एक प्रेजेंटेशन ही नहीं सीख पा रहे हो, तो ओवरऑल फिर आपको ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सारा दारोमदार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे है, मेंस पे। कहीं पे पीटी के नंबर दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे हैं, बस ये दिमाग में बैठा लो। तो समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो, क्वालिफाइंग पेपर भी होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है, ठीक है। 25% लाने होते हैं, लगभग 75 मार्क्स लाओगे तब आगे की कॉपियाँ चेक होती हैं आपकी। तो हिंदी और इंग्लिश में यदि आपको लग रहा है कि इंग्लिश में आपकी इतनी बुरी हालत है कि आप एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते, तो फिर आपको ये भी समझना होगा कि ये भी एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना हुआ है। इंग्लिश 300 मार्क्स की आएगी, उसमें लगभग आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। कंप्रीहेंशन भी होगा, प्रेसी राइटिंग भी होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रांसलेशन के लिए भी आएगा, आपसे वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी, सब कुछ एक बार जाना है। इंग्लिश का कंपलसरी पेपर उठा के देख लेना है। तो वो यदि काम करना चूक गए, मान लो 1 साल 1.5 साल खूब तैयारी कर लिए
और इंग्लिश कंपलसरी में 0 काम किया, एटलीस्ट आप डर जाओगे, फिर फोबिया हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, कुछ मेरे मित्र भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर वो कंपलसरी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और एक फोबिया सा बैठ गया उनके अंदर, डर सा बैठ गया। ये यूपीएससी में है, अभी यूपीपीसीएस में नहीं है। इसके बावजूद भी मैं आपसे सीधी साफ सी बात कर रहा हूँ, कब यूपीपीएससी में आ जाए ये भी आपको नहीं पता। हिंदी तो है ही है वहाँ पे, यूपीपीएससी में हिंदी है। और मैं आपको हिंदी का बताता हूँ यूपीपीएससी का। मेरे बहुत अच्छे नोन मेरे मित्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जीएस में, मुझे पता है उनके ऑप्शनल में कितने बढ़िया, मतलब 400 में 250 प्लस मार्क्स वाले हैं, 284 नंबर तक भी लाते हैं। पर उनके साथ दिक्कत क्या है, हिंदी में आपको शायद पता भी हो, यहाँ पे फेल होने का भी कॉन्सेप्ट है, आपको फेल भी कर दिया जाएगा। आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी लानी है। ऐसा ना हो कि आप मतलब, अब हिंदी में 55 नंबर वाले भी मेरे पास, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ ऐसे जिनके 55 नंबर हैं या फिर कुछ ऐसी स्थिति हैं। तो अभी बैठाइए, अभी क्लास के बाद, ठीक है? क्लियर है? मेरी बात गंभीरतापूर्वक लेना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है एग्ज़ाम को देने को लेकर। ये बेसिक्स हैं। इंग्लिश की सामान्य समझ आप में होनी चाहिए। सामान्य समझ का मतलब इतना कि आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई है आप पढ़ लें, समझ लें उसे, और इंग्लिश में आप कुछ लिख पाएँ। पढ़ना और लिखना, बोलना भी इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई इंट्रोडक्शन ही पूछ ले आप गायब। इतना भी नहीं आपके पास होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में आप 0 हैं, तो भी ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना है, आप समय ही ख़राब कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की पूरी ट्रेनिंग आईएएस की इंग्लिश में ही होती है। लवासना जाना है, इंग्लिश में ही वहाँ फेस करना है पूरा का पूरा। आपको चलो वहाँ सीख लेंगे, वहाँ सीखना नहीं है, सब रेडीमेड चाहिए, पहले से ही होना चाहिए ये चीज़ें। तो आप कह रहे हैं सर हिंदी तो अच्छी है नहीं, इंग्लिश कहाँ से हो जाएगी, हिंदी में ही लगा हुआ है पहले वो। तो लैंग्वेज और भाषा में देखो काम नहीं किया आपने तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। जीएस के पेपर रखे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस गंभीरता को भी समझना होगा आपको, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अभी आने वाले समय पे हो सकता है मैं आपको बाइलिंगुअल भी पढ़ाऊँ। बाइलिंगुअल का मतलब है यदि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स या फिर उस सेंटेंस को या कुछ मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाऊँ। मैं आने वाले सब्जेक्ट्स के साथ अब ये स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैं कोर हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। कोर हिंदी में पढ़ाने का मेरा मेथड ये रहता है कि मैं आप लोगों को मतलब प्रॉपर बच्चों को केवल अच्छी हिंदी हो जाए आपकी, थोड़ा सा लिखे। मैं आप देखते होंगे मैं भाषागत क्लिष्टता भी ध्यान रखता हूँ कि आपकी जो मैं लिखवा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ बहुत सामान्य दर्जे का नहीं है वो आपका। यदि ऐसा आप तैयार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश की समझ आप में होनी चाहिए, बस ये मैं आपको कह रहा हूँ। इसका एक तरीका मैंने आपको बता रखा है। यदि इंग्लिश में आप बिल्कुल 0 हैं, आपको लगता है कि आपने इंग्लिश में आज तक कोई काम किया ही नहीं है, हाथ कांपते हैं आपके, बहुत सारे लोगों के साथ होता है इंग्लिश के नाम पे, तो उन सभी के लिए मेरा सुझाव सिर्फ साधारण सा है। मैं एक सिंपल सा सुझाव दे रहा हूँ। जो इंग्लिश में चाहते हैं कि अपने आप को बेहतर कर पाएँ, वो कुछ ना करें, फिर से शून्य से शुरुआत करें। कैसे होगी शून्य से शुरुआत? फिर से क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी उठाएं। एनसीईआरटी पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास फर्स्ट से मिल जाएंगे एनसीईआरटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर शून्य से शुरुआत करो। उसमें वैकेबलरी मिलेंगी आपको बहुत सारी। जब पढ़ोगे कुछ तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत साधारण भाषा में होगी और बहुत जल्दी कवर कर लोगे, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। आप डेली का 1 घंटा भी दोगे तो आप धीरे धीरे कवर करोगे। बट एक रजिस्टर लो, जो वैकेब मिले उसे लिखते चले जाओ डे बाय डे, ठीक है? फिर आने वाले समय पे रिपीटिशन भी मिलने लग जाएगा, कुछ नई मिलती जाएगी। कम से कम 1000-2000 वैकेब जब आपकी तैयार हो जाएगी, आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने करके देखो, बदलाव दिखेगा। मतलब जहाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ आपके फाउंडेशन में है, ठीक है? तो सुधारना भी वहीं से है। यही चीज़ मैं हिंदी में भी कहता हूँ कि हिंदी का फाउंडेशन खराब है आपका। आज राइटिंग खराब है, उसके पीछे का रीज़न क्या था कि आपने
जब आपको लिखवाया गया सुलेख आपने नहीं लिखा, शब्दों में एक एक वर्ड पे काम आपने नहीं किया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगेन उसी मेथड पे, उसी परफॉर्मेंस पे जाना पड़ेगा। टाइम लगेगा नो डाउट, क्योंकि फिर आपने पहले काम नहीं किया। भाई आप पता है कितने साल पढ़ के आ रहे हो आप अपना, यदि मैं केवल स्टडी की बात करूं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएट हो चुके हो आप, तो आप अपने 17 से 18 साल दे के आ चुके हो इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम की इतनी रिक्वायरमेंट थी कि 18 साल आपने ऑलरेडी दे रखे हो पहले स्टडी के, है ना। 3 साल का बचपना होता है, 3 साल के बाद पढ़ना चालू, तब 21 साल की उम्र रखी गई है ना। तो 18 + 3 21 साल की, यानी 18 साल आप पढ़ाई पे ही दे के आए हो, तो जिसमें लैंग्वेज ही तो सीखा है, भाषा ही तो सीखा है आपने, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। यदि ये नहीं समझोगे तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति बहुत डगमगा जाएगी, डामाडोल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि अब आने वाले समय में इंग्लिश और हिंदी, ये 2 भाषाओं पे काम करना भी आपको शुरू करना चाहिए। डे बाय डे आपकी यदि गलतियां हैं सुधारिए, नहीं गलतियां हैं तो आप बहुत अच्छा है, आने वाले समय पे आप बढ़िया करोगे। और यदि इंग्लिश ख़राब है तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो शुरुआत करोगे, डर ख़त्म हो जाएगा, डे बाय डे सीखोगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-6 महीने भी लग गए, लेकिन 6 महीने में सीख तो जाओगे। फिर स्पोकन को लेकर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं आज के टाइम पे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएंगे। टाइम दो और सीखो उनसे, कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लो तो बात बन पाएगी, ठीक है ना। मेरी ये बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों से। यदि इसको गंभीरता से नहीं लिया तो सारा का सारा मेहनत हमारा धरा का धरा रह जाएगा। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट इंग्लिश भी है। हिंदी माध्यम वाले कान खोल के सुन लें इस बात को, ठीक है ना। अभी टाइम है, सीख लो, नहीं तो एग्ज़ाम के 1-2 साल बाद सिलेबस कंप्लीट होगा पर डर चालू हो जाएगा इंग्लिश का। चाहे आप PCS दे रहे हो, चाहे IAS दे रहे हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी फेस करना है आपको, सब कुछ करना है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास कोई भी चीज़ बचे ना, कि आपका कॉन्फिडेंस 0 होता जा रहा है। आप लिख ही नहीं पा रहे हो, 2 लाइन लिखना है, एक लेटर राइटिंग करना है, फिर आपकी हालत ख़राब है। कभी लिखा नहीं आपने, कभी काम किया नहीं, ठीक है ना। तो इस पे भी वर्क करेंगे आप लोग, हो पाएगा, ठीक। इंग्लिश बेसिक समझना है और लिखना है, ये 2 चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी है। स्पोकन तो ठीक है, इसीलिए आपके पास विकल्प भी आयोग ने दिया है कि आप इंग्लिश वाले भी हिंदी में दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें इंग्लिश आ जाता है, बीटेक करते हैं तो इंग्लिश हो जाता है, या फिर यदि आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी इंग्लिश से ही पढ़ाई है, तो वहाँ पे फिर बच्चे को पढ़ना और लिखना तो आ जाता है, बट बोलने में थोड़ा सा इशू होता है। तो वो इशू के लिए आयोग ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, बट ओवरऑल आपको इस बात को समझना चाहिए, ठीक है ना। अब इतना आसान नहीं है UPSC और PCS को क्वालिफाई करना, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी स्मार्ट स्टडी की तरफ जाओ। जो आपकी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको एनालिसिस करके उन पे काम करना शुरू करना, ठीक। चलो।